हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आपको पता है हम HPPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम HP GK और नेशनल और इंटरनेशनल GK के साथ ही हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है CN अन्नादुरै ने की थी। और ये जो DMK पार्टी है, 17 सितंबर 1949 को, अन्नादुरै कौन थे? 1967 से लेकर 69 तक ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, इसलिए DMK कहाँ की पार्टी है? तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमकॉन का संबंध किस देश से है? कॉमकॉन का संबंध भूतपूर्व सोवियत संघ से है, जिसको सोवियत संघ रूस भी कहा जाता था। अब देखिए, कॉमकॉन, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद। 1949 में सोवियत संघ द्वारा बनाई गई थी और सोवियत संघ का उद्देश्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाकर अपने बफर जोन को मजबूत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स की समाप्ति की गई थी? तो ये 26वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई थी। प्रिवी पर्स राज भत्ता, ये क्या है? प्रिवी पर्स ने शासक वर्ग को विशेष दर्जा प्रदान किया था, जिसने ब्रिटिश प्रथा को जारी रखा था। उस समय की जो है प्रधानमंत्री PM इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स के उन्मूलन के लिए विचार रखा था और 1971 में भारत के संविधान के 26वें संशोधन में जो है प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। और इस संशोधन से जो है 291 और 362 अनुच्छेद को भारतीय संविधान से हटा दिया गया था। अब देखिए, आर्टिकल 291 क्या है? यह शासकों के प्रिवी पर्स राशि से संबंधित, और 362 क्या था? भारतीय राज्य के शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद नॉन कांग्रेसिज्म का प्रस्ताव किसने रखा और उस पर जोर दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का प्रस्ताव राम मोहन लोहिया ने रखा था। लोहिया के गैर कांग्रेसवादी प्रस्ताव की वजह से 1967 में जब फोर्थ आम चुनाव हुए थे, कई राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई थी और आगे चलकर 1977 में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केंद्र में। तो लोहिया मानते थे कि कांग्रेस अधिक समय तक सत्ता में रहने के कारण अधिनायकवादी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था और भारत में जो है राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। ये इसका विशेष मुद्दा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। फिर है, राष्ट्रीय मोर्चा संगठन में कितने राजनीतिक दल शामिल हुए थे? इसमें 7 राजनीतिक दल शामिल हुए थे। तो अब अगर करंट में अगर देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में, विपक्षी दलों में जो है कितने पार्टियों ने संघ बनाया या गठबंधन किया है? तो कर्नाटक में 26 विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाया है और इंडिया का अर्थ क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये जो है 26 पार्टियों ने मिलकर बनाया है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद रियासत का कब भारत में विलय हुआ था? तो हैदराबाद रियासत का भारत की आज़ादी के पूरे 1 साल के बाद, यानी कि 1948 सितंबर 1948 में हैदराबाद रियासत भारत में मिली थी। तो 17 सितंबर 1948 में मिली थी। उस वक्त जो है हैदराबाद के निज़ाम को मजबूरन हैदराबाद को भारत में मिलाना पड़ा था। नेक्स्ट है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो इसका सही आंसर है 1924 में। अब देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन 1920 में ताशकंद में एमएन रॉय ने किया था, लेकिन भारत में आधिकारिक तौर पर ये 1924 या 25 में गठन हुआ था। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ये मैस्ट्रिच संधि के बारे में आपने सुना होगा। मैस्ट्रिच नीदरलैंड में है, उसमें जो है यूरोपियन संघ की स्थापना की गई थी। फिर है 1986 में किस देश ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? तो ये फ्रांस ने दी थी। अब HPGK के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में कब तक था? तो ये 1966 तक था। 1966 में जो है पंजाब का पुनर्गठन किया गया था और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिला लिया गया था। तब तक पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में था और पंजाब के किस किस को मिलाया गया था? पंजाब के अंबाला जिला से नालागढ़ को, गुरदासपुर जिले से डलहौजी और होशियारपुर जिले से लोहारा, अंब, ऊना और संतोखगढ़ को HP में शामिल किया गया था। इससे पहले HP में 6 जिले थे और जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था तो 4 और जिले हिमाचल प्रदेश में जुड़ गए थे और हिमाचल में कुल 10 जिले हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून कब पास किया गया? तो ये 18 दिसंबर 1970 को पास किया गया था। उसी के बाद जो है 25 जनवरी 1971 में जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो भारत की संसद में HP को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला एक्ट 18 दिसंबर 1870 और 25 जनवरी 1971 को HP पूर्ण राज्य कितना नंबर का बना था? 18वें नंबर का राज्य बना था और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है समाप्त हो गया था। अब देखिए HP के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री सीक्वेंस में। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में सामने आया था और फर्स्ट चीफ कमिश्नर हमारे थे NC मेहता 15 अप्रैल 1948 में और 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर 4 जिलों के साथ जो है हिमाचल बना था। 4 जिले कौन कौन से थे? चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। फिर देखिए 1951 में हिमाचल पार्ट C स्टेट बना था और मेजर जनरल हिम्मत सिंह फर्स्ट उपराज्यपाल बने थे। फिर 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था और उसके बाद 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और हिमाचल 18वें नंबर का राज्य बना था। नेक्स्ट देखिए, किसने प्राचीन काल में किसे धारगिरी नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर धारगिरी दिया हुआ है, ऑप्शन में आंसर की में इसका आंसर C दिया हुआ है। मैंने अभी जितने भी बुक्स में पढ़ा है धमेरी पढ़ा है। अगर आपने कहीं धारगिरी पढ़ा होगा नूरपुर का पुराना नाम तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, नूरपुर राज्य की स्थापना जेठपाल या जीतपाल ने 1000 ईस्वी में की थी। इस रियासत के राजाओं का नाम पठानिया था और यहाँ पर बिलासपुर पूछा गया है तो वो बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर था और बीरचंद चंदेल ने 697 या फिर कहीं पर 900 ईस्वी भी आता है कहलूर की स्थापना की थी। फिर देखिए मंडी रियासत है। मंडी रियासत जो है साहू सेन के छोटे भाई बाहू सेन ने 1000 ईस्वी, दोनों का 1000 ही आएगा, 1000 ईस्वी में सुकेत को छोड़कर मंगलौर कुल्लू में मंडी रियासत की नींव रखी थी। किसने रखी थी? बाहू सेन ने। नेक्स्ट है, हरिचंद द्वारा गुलेर रियासत की स्थापना कब की गई? तो हरिचंद ने 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना की थी और देखिए गुलेर का पुराना नाम ग्वालियर था और गुलेर रियासत की राजधानी हरिपुर थी। हरिचंद और हरिपुर, इससे याद रखना है। और गुलेर रियासत में 1450 में सिब्बा रियासत शिवराम द्वारा
इसका जन्म हुआ था सिबा रियासत। कहाँ से बनी थी? गुलेर रियासत से अलग होकर। नेक्स्ट देखिए, वीरसेन ने किस राज्य की स्थापना की? एक सेकेंड, देखिए वीरसेन ने किस राज्य की स्थापना की? तो वीरसेन ने सुकेत की स्थापना की थी। अब देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने कब की थी? 765 ईस्वी में। वह बंगाल के सेन वंश से संबंधित था। उसने सर्वप्रथम कुन्नुधार को अपना आवास बनाया था। किसने? वीरसेन ने। नेक्स्ट है, महाभारत के दौरान कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था? तो कांगड़ा को उस वक्त त्रिगर्त नाम से जाना जाता था और त्रिगर्त जनपद की स्थापना भूमिचंद ने की थी। और इसमें देखिए सुशर्मा चंद्र इसका 231वां राजा था और सुशर्मा चंद्र ने महाभारत में कौरवों की मदद की थी। त्रिगर्त जो है रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के बीच का भाग है। पाणिनि ने त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ कहा है। आयुधजीवी का मतलब क्या है? युद्ध के सहारे जीने वाला संघ। नेक्स्ट है, हिमाचल में किस नदी को कालिंदी नाम से जाना जाता है? तो यमुना नदी को कालिंदी नाम से जाना जाता है। यमुना का उद्गम स्थल भी कालिंद पर्वत के पास माना जाता है। तो कालिंदी इसका प्रसिद्ध नाम है। अब वैदिक नाम देखिए, वैदिक नाम व्यास का क्या है? अर्जिकिया। रावी का वैदिक नाम है पुरुषनी। सतलुज का वैदिक नाम है सुतुद्री और चिनाब का वैदिक नाम है असिकनी। अब संस्कृत नाम नदियों के देख लीजिए। सतलुज का वैदिक नाम है शुतुद्रु और व्यास का वैदिक नाम है विपाशा और रावी का ये संस्कृत नाम है ईरावती। नेक्स्ट है, चंबा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो चंबा राज्य की स्थापना 550 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। और भरमौर यानी कि भरमौर को पहले ब्रह्मपुर कहा जाता था, ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाया था। फिर है, महमूद गजनबी ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में नगरकोट यानी कांगड़ा पर आक्रमण किया था और वहां पर खजाना लूटा था। और नगरकोट किले पर जो है महमूद गजनबी एक तुर्क था, तो तुर्कों का कब्जा जो है 1043 ईस्वी तक रहा था और महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और भारत को लूटा था। अब देखिए, बिलासपुर रियासत को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी रियासत भारत में कब मिली है? तो बिलासपुर रियासत को 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था और ये हिमाचल का 5वां जिला बना था। इसके बाद किन्नौर को 1 मई 1960 को हिमाचल में मिलाया गया था और ये 6 जिला बना था। इसके बाद देखिए 1 नवंबर 1966 जो हमने पढ़ा पंजाब पुनर्गठन वो राज्य भी, तो उस समय जो है कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला ये 4 जिले हिमाचल में शामिल हुए थे। तो इसके बाद भी 1972 में जिलों का पुनर्गठन फिर से हुआ था, तो हिमाचल में हुआ था। तो इसमें कांगड़ा से ऊना और हमीरपुर 2 जिले और अलग हुए थे और शिमला और महासू को जोड़ करके शिमला और सोलन जिले को बनाया गया था। और कुल हिमाचल में अब कितने जिले हैं? 12 जिले। अब हम हिंदी का पोर्शन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए अन्वय की दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अब देखिए इसमें शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे दामाद और बेटी आए हुए हैं। यहाँ पर भी यही है, मेरे दामाद और बेटी आए हुए हैं, बट एक बिंदी का भी फर्क पड़ जाता है। देखिए यहाँ पर है में बिंदी नहीं है, तो ये होगा इसमें शुद्ध वाक्य। अन्वय क्या होता है? वाक्य में आए हुए शब्दों के परस्पर संबंध को अन्वय कहा जाता है कि इनमें किस तरह से ये वाक्यों में संबंध पाया गया है। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कोई सामान्य कथन या सूचना हो उसे कहते हैं, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं।
अब देखिए अर्थ के आधार पर अगर वाक्य को देखेंगे तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य, कथन और सूचना। तो सूचना से आपको लगेगा कि ये संकेतवाचक भी हो सकता है, तो ये संकेतवाचक नहीं है, ना ही सूचनात्मक है। सूचना से सूचनात्मक नाम का कोई भेद ही नहीं है इसका। तो इसलिए ये सिंपल वाक्य है जिससे हमें कोई सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, ये नॉर्मल सामान्य बात है, तो ये हमारा विधानवाचक वाक्य है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी सुंदर डैश करने के बाद भी आपकी यह दयनीय डैश मुझसे देखी नहीं जाती। तो इसमें कॉमन सेंस लगाना है कि क्या इसमें आएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इतनी सुंदर व्यवस्था करने के बाद भी यह दयनीय अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, इनमें से जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उसको पहचानना है। तो इसमें जो है भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है? मासूम। मासूम शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सद्भावना समस्त पद किस समास का उदाहरण है? तो ये सद्भावना जो है ये कर्मधारी समास का उदाहरण है। अगर सद्भावना इसमें हम समास विग्रह इसका करेंगे तो ये है सत है जो भावना। सत क्या होता है? अच्छा, यानी कि अच्छी है जो भावना। और कर्मधारी समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य के बीच संबंध पाया जाता है। यहाँ पर भावना के बारे में बताया जा रहा है कि कैसी भावना है, मनुष्य के मन के भाव कैसे हैं? अच्छे हैं। तो भावना क्या हुआ? ये हमारा हुआ विशेष्य जिसके बारे में बताया जा रहा है। और सत्य क्या हुआ? विशेषण, यानी अच्छा, ये विशेषण है। हिंदी ग्रामर की अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो ग्रामर के लिए हमने ग्रामर की सीरीज़ कर ली है। अब हम इसमें जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले ही संपूर्ण हिंदी ग्रामर डिस्कस कर लिया है, तो आप एग्ज़ाम विवेचना चैनल में सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी ग्रामर की हर एक टॉपिक की पूरी वीडियो देखने को मिलेगी, तो वहाँ से आप एक एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस अलंकार में जड़ या मानवेतर पदार्थों में मानवीय गतिविधियां देखी जाती है? तो ये मानवीकरण अलंकार में होता है। और मानवीकरण अलंकार क्या होता है? अमानवीय प्रकृति, पशु पक्षी या निर्जीव चीज़ों को मानवीय गुणों के आरोपण अगर किया जाता है निर्जीव चीज़ों में तो उसको मानवीकरण कहा जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर है, सागर के ऊपर नाच नाच लहरें करती है मधुर गान। लहरें नाच रही है, नाचता तो मनुष्य है, लहरें कैसे नाच सकती है? तो यहाँ पर जो है इन लहरों का मनुष्य के जैसा भाव किया हुआ है जिसको मानवीकरण कहेंगे। नेक्स्ट है, फूंक फूंक कर पैर रखना। इस मुहावरे का सही अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश का पोर्शन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिमिलर मीनिंग देखना है, सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, वी वर इन्वाइटेड फॉर अ वेडिंग वी कुड नॉट गो टू इट। वी वर इन्वाइटेड, हमें बुलाया गया था एक शादी में, हम नहीं जा सके। तो देखिए इसके जैसा सेम भाव किस इसमें ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। वी कुड नॉट गो टू द वेडिंग, हम शादी में नहीं जा पाए, फॉर विच वी वर इन्वाइटेड, जिसमें हमें बुलाया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें गलत सेंटेंस देखना है, इनमें से कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, वी यूज्ड टू प्ले हॉकी नाउ अ डेज।
ये जो है इसमें गलत सेंटेंस है। कैसे गलत है? यूज्ड टू हम करते हैं जो पास्ट की, जो रोज की हमारी आदतें होती है उसको दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। मगर नाउ और डेज क्या होता है? इसका मतलब होता है दीज डेज, मतलब इन दिनों में। यहाँ पर प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट है और यहाँ पर पास्ट का हमने वर्ड जोड़ दिया है, तो इस वजह से ये हमारा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसको अरेंज करना है। अरेंज करके इसका एक सेंटेंस बनाना है। तो इसमें सही सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले इसमें आएगा द अर्थ इज अवर, उसके बाद आर आएगा कॉमन असेट एंड वन डे वी ऑल शैल डाई एंड बी बरीड इन द सेम वे। तो ये इसका सही सीक्वेंस रहेगा। अब देखिए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस हमारे पास दिया है, पैसिव वॉइस हमारे पास गिवन है, तो पैसिव वॉइस में इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा वो देखना है। सबसे पहले देखिए, वॉइस में हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए, वॉइस में क्या होता है? एक्टिव में जो है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव से पैसिव बनानी है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है पैसिव वॉइस में। और इसमें सेम बात को दो तरीके से बोला जाता है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, या फिर खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा। मेरे द्वारा सेम बात को दो तरीके से बोला जा रहा है। एक में मैं खा रही हूँ और दूसरे में खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा। तो देखिए इसका मीनिंग सेम ही निकलता है। तो इसमें हमने क्या करना है? पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। और सेंटेंस टेंस जो है प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट का है तो पास्ट में, फ्यूचर का है तो फ्यूचर में। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास पैसिव दिया हुआ है, देयर इज नन बाय हुम अ बाईसाइकिल कैन नॉट बी बॉट। ऐसा कोई नहीं है बाय हुम जिसके द्वारा बाईसाइकिल को कैन नॉट खरीदा नहीं जा सकता है, जिसके द्वारा साइकिल खरीदी नहीं जा सकती। तो इसका सही जो एक्टिव वॉइस होगा कौन सा है? देयर इज नन हु कैन नॉट बाय अ बाईसाइकिल। अब देखिए कैन नॉट है तो कैन नॉट ही रहेगा, यहाँ पर इसका कुड बन गया है और यहाँ पर इन्होंने कैन नॉट को गायब कर दिया है, यहाँ पर कैपेबल जोड़ दिया है, तो ये भी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस इसमें से दो है, कौन कौन से? ही डज नो समथिंग अबाउट फिजिक्स, और दूसरा है आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर हेल्पिंग मी इन दिस आवर ऑफ नीड। ये दोनों इसमें सही है और ए और सी ये गलत सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। और देखिए ये डायरेक्ट बात किसी ने कही है। मान लीजिए दो पर्सन है, ये आपस में बात कर रहे हैं, इसी से समझ लेते हैं। स्टूडेंट, एक कोई तीसरा पर्सन इनको देख रहा है बात करते हुए। द स्टूडेंट सेड, और फिर वो अपने दोस्त से बाद में बताता है। ये डायरेक्ट फॉर्म में देखिए स्टूडेंट क्या कहता है कि सर मे आई गो नाउ, कि सर क्या मैं जा सकता हूँ। वो स्टूडेंट जो है टीचर से परमिशन ले रहा है, डायरेक्ट इस तरीके से उसने बात की। अब ये जो इनको बात करते हुए देख रहा था, तो ये क्या करता है, एक अपने दूसरे दोस्त के पास जाके बताता है कि द स्टूडेंट रिस्पेक्टली आस्क्ड, कि स्टूडेंट ने जो है रिस्पेक्टली पूछा किससे? हिज सर, क्योंकि वह सर से बात कर रहा है। वेदर ही माइट गो देन, अब यहाँ पर नाउ है, ये उस वक्त की सिचुएशन है जब ये इसको देख रहा है, तो ये बात करने वाला ये नाउ बोलेगा।
मगर जब ये किसी को बताएगा तो ये देन यूज़ करेगा, क्योंकि ये बात हो चुकी है और ये अब किसी और को बता रहा है। और आई की जगह ये खुद बात कर रहा था जो सर से परमिशन ले रहा था, मगर अब जो ये बता रहा है तो ये आई की जगह यहाँ पर ही आएगा, मे की जगह माइट आएगा, और साथ में वेदर का ध्यान रखना है, वेदर इसमें ज़रूर आएगा। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर सुहेल इज काइंड ऑफ पर्सन हु क्रॉसेज द ब्रिज व्हेन ही कम्स टू इट। सुहेल इस टाइप का पर्सन है, वो क्रॉसेज द ब्रिज, जब ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है, व्हेन ही कम्स टू इट, जब वो इसके पास आ जाता है तो वो क्रॉस कर देता है। तो इस लाइन को कौन सी लाइन एक्सप्रेस कर रही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि सुहेल एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस, कि वो सभी चैलेंजेस को, जितने भी चैलेंजेस उसके सामने आते हैं उनको फेस करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।